नमस्कार दोस्तों। अगर हम वर्तमान परीक्षाओं का प्रगति देखें तो वहाँ पर 2 से 3 प्रश्न आपके मैपिंग बेस या लोकेशन बेस आ रहे हैं। जैसे कि कोई झील दे दी गई तो उसके आस-पास के कौन से देश हैं या कोई छोटा-सा सागर मान लीजिए आपका भूमध्य सागर दे दिया गया, तो कौन-सा देश इससे बाउंड्री साझा करता है या कौन-सा नहीं करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं या यूँ कहें कि कौन-सा देश विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक है या विषुवत रेखा पर स्थित है या विषुवत रेखा से सबसे दूर स्थित है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको जो हालिया एग्ज़ाम है वहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। और अगर आपको मैपिंग नहीं आ रही है, तो ये क्वेश्चन आपसे स्किप हो सकते हैं और 2 से 3 प्रश्न स्किप होने का मतलब है कि आप मेरिट से बाहर हो सकते हैं। तो आज हम आपको बताएँगे किस तरीके से मैप पढ़ना है और सबसे आसान तरीका कौन-सा हो सकता है। देखिए मैप आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका प्राकृतिक होता है जिसमें नदी, पहाड़, झील, झरने ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएँगे और दूसरा होता है राजनीतिक जहाँ पर प्रमुख देशों की राजधानी, राज्य की राजधानी या विशेष प्रकार के जो स्थान हैं, उनको देखने को मिल जाएगा। इन सब चीज़ के लिए आप एटलस बुक ले सकते हैं जो सबसे अच्छी मैपिंग के लिए बुक मानी जाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब देखिए कि मैपिंग किस तरीके से करना है आपको। ऐसा लोगों का मानना है कि मैपिंग केवल और केवल ज्योग्राफी में ही करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैपिंग आप करंट अफेयर के साथ-साथ यूज़ करते हो, यानी कि ज्योग्राफी में भी आप यूज़ कर रहे हो, वहीं पर आप करंट अफेयर में भी यूज़ कर रहे हो, तो आपका एक तरीके से जो तैयारी है मैपिंग की बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम मैपिंग के कुछ बेसिक समझते हैं, किस तरीके से हमको देखना चाहिए। ये आपका विश्व का मैप है जो एटलस बुक से ही लिया गया है। अगर आप मैपिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल आज से ही शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको शुरुआत किस तरीके से करनी चाहिए वो यहाँ पे हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है? सबसे पहले आपने बुक खोली और विश्व का मैप निकाल लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा देश किस महाद्वीप में आता है, ठीक है? मोटा-मोटी इतना तो आपने पढ़ा ही होगा कि ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका एशिया है, वहीं पर ये आपका अफ्रीका है, ये आपका यूरोप है और ये आपका अंटार्कटिका है, ठीक है? यानी 2, 4, 6, 7 महाद्वीप आपके हो गए, ठीक है? यहाँ पे एक आपका जीलैंडिया है जो हाल ही में नया खोजा गया है। अब ये तो एक तरीके से पार्ट हो गया कि ये आपको देश पता चल गए कि यानी कि महाद्वीप पता चल गया कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पे आ रहा है। अब इन महाद्वीप में हमको देखना है डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम एक ओवरऑल डायरेक्शन देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करती हैं, ठीक है? ये डायरेक्शन कौन-सी हो गई? ये आपकी ईस्ट हो गई, ये आपकी वेस्ट हो गई, ये आपकी नॉर्थ हो गई, ये आपकी साउथ हो गई। ये तो पूरे विश्व के मैप में हो गए। वहीं पर अगर हम किसी विशेष महाद्वीप की बात करें कि किस डायरेक्शन में काम करेगा, अगर हम यहीं पे ले लेते हैं उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप को, ठीक है? तो उत्तरी अमेरिका में अगर हम ऊपर की ओर जाएँगे, तो ये क्या होगा? नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये आपका वेस्ट होगा। तो इस तरीके से हर महाद्वीप में हम देख सकते हैं। ये इस तरीके से ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यहाँ पर भी आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और इसमें भी आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है? ये क्यों मैं बता रहा हूँ अभी आपको एक समझ में आ जाएगा। देखिए रीज़न क्या है, अगर हम पिछले परीक्षाओं के ट्रेंड को देखें, प्रश्नों को देखें, तो अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया से ही प्रश्न आया है कि कौन-सा देश मिडिल ईस्ट एशिया का नहीं है या मिडिल एशिया का नहीं है या नॉर्थ एशिया का नहीं है, इस तरीके से। अगर हम एशिया की बात करें, सबसे पहले हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं, ये अपना प्यारा भारत हुआ। भारत के इस साइड में पूर्वी देश होंगे, ऊपर उत्तरी देश होंगे, इधर पश्चिमी देश होंगे, इधर आपके दक्षिणी देश होंगे, ठीक है? अगर हम इस डायरेक्शन में जाएँगे, तो ये आपके उत्तरी पश्चिमी देश होंगे। अगर वहीं पर हम ये पार्ट देखें, तो ये पार्ट आपका आता है मध्य एशिया का, यानी कि इसमें जितने भी देश होंगे, वो सभी मध्य एशिया के अंतर्गत आएँगे। वहीं पर अगर हम इस साइड में आएँगे, ठीक है? तो ये आपका ईस्ट, ये आपका साउथ, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के ये सभी कंट्री होंगे और ये आपके कौन से नॉर्थ ईस्ट कंट्री होंगे। तो ये इधर से कौन से हो, ये आपके वेस्ट एशिया के सभी कंट्री हो गए, ठीक है? तो इस तरीके से आपको देखना है कि किस तरीके से कौन-सा देश किस डायरेक्शन में पड़ रहा है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि यहाँ से लगभग आपकी ये जाती है विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। इसके ऊपर के जितने भी देश हैं, वो आपके उत्तरी गोलार्ध में जाएँगे और नीचे के स कहाँ पे जाएँगे, आपके दक्षिणी गोलार्ध में जाएँगे। अब यहाँ से देखो, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं
कि निम्न में से कौन सा देश विषुवत रेखा पर स्थित है, या विषुवत रेखा पे नहीं स्थित है, या विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है बारीकी से आप तभी समझ पाओगे जब आपकी मैपिंग पे बहुत अच्छी पकड़ होगी। तो कुछ इस तरीके से आप अगर बिल्कुल नए हैं मैपिंग में, तो इस तरीके से आप शुरुआत करेंगे। अब हम थोड़ा-सा देखते हैं कि करंट अफेयर में इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। मान लीजिए सिंधु जल समझौते से कोई भी न्यूज आती है, तो उसको लिखने के बजाय आप क्या करिए, एक रफ मैप ड्रॉ करिए और इसमें संबंधित जो भी नदियां हैं उन सभी को दिखा दीजिए। साथ में इसमें क्या होगा, आपको लोकेशन भी दिख जाएगी और आपका जियोग्राफी का एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। इसमें क्या होगा, आपको याद करने में आसानी होगी। जैसे अपना नोट्स अगर आप रिवीजन करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जियोग्राफी का भी रिवीजन हो जाएगा। साथ में यहीं पे आप जो पॉइंट्स हैं, कब ये असाइन की गई, इसमें क्या प्रावधान है, कौन-कौन से देश हैं, इसका जो है मीडिएटर कौन है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे नोट्स बनाओगे तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और याद करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब कोई दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं। मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, कुछ समय पहले मोढेरा को पहला सौर ऊर्जा से संचालित ग्राम भारत का घोषित कर दिया। तो वहाँ पे आप लिखिए मत उसको, आप क्या करिए, गुजरात का एक तरीके से रफ मैप ड्रॉ कर लीजिए। वहाँ पे आप एक लोकेशन दिखा दीजिए जो मोढेरा को इंडिकेट करती हो। जो भी पॉइंट हैं वहाँ पे आप लिख सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप देखेंगे, आपका जब नोट्स तैयार होगा तो पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा और याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो चित्रों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखता है और बहुत ही कम चांस है कि उसको भूल सके। अगर आप इस तरीके से करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो यकीन मानिए आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी और आपको समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और चीज़ों को अच्छे से आप याद भी रख पाओगे। ये है आपका भारत का प्राकृतिक मैप। हर कंट्री और महाद्वीप यानी यहाँ तक कि हर राज्य का भी आपका प्राकृतिक नक्शा मिल जाएगा एटलस में। इसको कैसे पढ़ेंगे ये हम लोग देखने वाले हैं। मान लीजिए आप हिमालय पढ़ रहे हो या पर्वत पढ़ रहे हो, नदियाँ पढ़ रहे हो, डेजर्ट पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आप मैप खोल लीजिए। आपको नोटबुक में लिखने से अच्छा है कि आप मैप पे ही अपनी कलाकारी करिए। आप मैप को जितना अच्छे से रंगेंगे अपने पेन से, उतना ही आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और उतना ही आप अच्छे से सीखेंगे। मान लीजिए आपने स्टार्ट किया मरुस्थल, ठीक है? भारत के जितने भी इस तरीके से, भारत में तो एक ही मरुस्थल आपका है, वो भी कौन है आपका, थार का मरुस्थल। या विश्व के सभी मरुस्थल पढ़ रहे हो तो विश्व का जो प्राकृतिक मैप है, प्राकृतिक नक्शा है, वो उसको खोल लीजिए। जितने भी आपको वहाँ पे डेजर्ट यानी कि मरुस्थल मिलते हैं, सभी को हाईलाइट कर लीजिए और उनके बारे में जो विशेषताएं हैं वो पॉइंट बना करके आप लिख सकते हैं। ऐसे ही क्या करिए, मान लीजिए आप रिवर पढ़ रहे हो, भारत की नदियाँ पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या होगा, जो भी नदी है, मान लीजिए ये आपकी यमुना नदी है, ये आपकी गंगा नदी निकल के आ रही है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे गिर गई। तो यहाँ पे क्या है, इसके आसपास के जो जो भी शहर हैं, मेजर सिटीज़ हैं, जो प्रमुख शहर हैं, उनको देख लीजिए कौन-कौन से, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। जैसे क्वेश्चन बना था कुछ साल पहले आयोग में ही कि उन्नाव जो है, गंगा नदी के कौन से किनारे पे अवस्थित है, बाएँ या दाएँ? तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। उसका उद्गम स्थल कौन-सा है, इसकी सब्सिडरी कौन-कौन सी यानी कि इसकी सहायक नदियाँ कौन-कौन सी हैं, किस साइड से मिल रही हैं, और ये आपको तभी पता लगेगा जब भाई आप इनको अच्छे से देखोगे, क्योंकि देखने से चीज़ें याद होती हैं। अगर आप मूवी देख रहे हो तो एक अगले नेक्स्ट डे या कुछ ही समय के बाद में अपने दोस्त को या अपने रूममेट को वो पूरी मूवी आप सुना सकते हो। क्यों? क्योंकि आप उसको देख रहे हो, विजुअलाइज़ कर रहे हो। तो इसीलिए आप कोई भी चीज़ विजुअलाइज़ करते हो तो आप उसको भूलने के बहुत ही कम चांस है। कोई भी उसको पढ़ता है, आप उसको बताने में किसी और को सक्षम हो जाते हो। अगर आप वही चीज़ किताबों में पढ़ोगे, हाँ भाई गंगा नदी का उद्गम यहाँ से होता है, वहाँ अपना उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार से प्रवेश करती है, ये होते हुए ये 125 किलोमीटर, इस तरीके से याद करोगे भाई, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप इनको देखोगे नहीं अच्छे से, कुछ अपनी स्टडी में चेंजमेंट नहीं लाओगे, तब तक चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। मान लीजिए आप क्या एक तरीके से वन्यजीव अभयारण्य पढ़ रहे हो, भारत के सभी वन्यजीव अभयारण्य आपको पढ़ने हैं, तो स्टार्ट कर दीजिए भाई, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करिए आप। जो भी अभयारण्य है आप उसको हाईलाइट करिए, क्योंकि जो आपका प्राकृतिक नक्शा होगा उसमें सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ से।
अब वहाँ पे हाईलाइट करना है कौन सा एक तरीके से वहाँ का संरक्षण किस पशु को दिया गया है, कौन सी नदी नदी के किनारे है, उसका एरिया कितना है, अगर वो आपका यूनेस्को में शामिल है वर्ल्ड हेरिटेज में तो कब शामिल हो, इस तरीके से आप वहाँ पे आप लिख सकते हो। अगर आप इस तरीके से मैपिंग करते हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आने वाले कुछ ही समय में आप देखोगे कि आप मैप के एक्सपर्ट बन जाओगे और स्टडी यानी कि जो आपका करंट अफेयर है या आपका ज्योग्राफी हो गया, वो आपको हलवा लगने लगेगी। अब मान लीजिए आप कोई एक तरीके से लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे आपने कैस्पियन सागर को पढ़ा, भूमध्य सागर को पढ़ा, या काला सागर को पढ़ा, चीन सागर को पढ़ा, तो क्या करिए आप उसके आसपास के जितने भी कंट्री हैं, जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। मैप में ही नोट डाउन कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। जब भी टाइम मिले आप रिवीजन कर लीजिए उनका, और परीक्षाओं में प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर आप मैपिंग करते हैं तो कोई भी प्रश्न आपका मैप बेस्ड स्किप नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।